आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए किसी को बचपन में दो पिताओं से सलाह मिले। एक जो बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, पर पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। और दूसरे जिन्होंने शायद 8वीं क्लास भी पास नहीं की, लेकिन वो अपने शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। बिल्कुल। एक 9 साल के बच्चे के लिए कितनी कंफ्यूजिंग स्थिति होगी। कंफ्यूजिंग से भी ज्यादा। मतलब एक ही दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग चश्मे, और दोनों ही उस बच्चे के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। एक उसके अपने पिता हैं, दूसरे उसके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। किसकी सुने, किसका सच अपनाएं? वही तो। और आज हम इसी उलझन के केंद्र में गोता लगाने वाले हैं। हमारे पास रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ अंश हैं जो इसी अनुभव पर आधारित हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन दो पिताओं की सोच के अंतर को लिस्ट करना नहीं है, बल्कि उस मानसिकता के पीछे की साइकोलॉजी को समझना है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये विश्वास, शिक्षा और दुनिया में अपनी जगह बनाने की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी अंतर पर आते हैं, जो शायद बाकी सब मतभेदों की जड़ है। पैसे को लेकर उनकी सोच। एक पिता कहते थे पैसे का मोह हर बुराई की जड़ है। ये एक ऐसा विचार है जो हमने कई बार सुना है ना? ये पैसे को एक नैतिक समस्या के तौर पर देखता है, एक ऐसी ताकत जो इंसान को भ्रष्ट कर देती है। और दूसरी तरफ अमीर पिता का मानना था पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। अब सोचिए, ये दो बातें एक ही छत के नीचे पले बड़े बच्चे के दिमाग में चल रही हैं। एक ही सिक्के के दो बिल्कुल अलग पहलू। और सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों ही विचार एक तरह के डिफेंस मैकेनिज्म हो सकते हैं। पैसे का मोह बुरा है कहना शायद उन लोगों के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को सही ठहराने का एक तरीका हो जो पैसा नहीं कमा पा रहे। अच्छा। और वहीं पैसे की कमी बुराई है कहना पैसे के पीछे भागने को सही ठहराने का एक तरीका हो सकता है। लेखक के लिए ये समझना कि इन दो शक्तिशाली विचारों के बीच सच्चाई कहाँ है, शायद यही उनकी वित्तीय शिक्षा की असली शुरुआत थी। और इसी कश्मकश ने उन्हें सोचने पे मजबूर किया। जैसा कि स्रोत बताते हैं, अगर उनके पास सिर्फ एक ही पिता होते तो वो या तो उनकी सलाह को आंख बंद करके मान लेते या उसे पूरी तरह खारिज कर देते। हाँ, लेकिन दो अलग अलग दृष्टिकोण होने की वजह से उन्हें तुलना करनी पड़ी, सोचना पड़ा और अंत में अपने लिए एक रास्ता चुनना पड़ा। बिल्कुल। इसने उन्हें एक पैसिव लिसनर से एक एक्टिव थिंकर बना दिया, और यहीं से उनकी मानसिकता में बदलाव आना शुरू हुआ। और ये बदलाव उनकी भाषा में भी झलकता है। यहाँ एक बहुत दमदार उदाहरण है। गरीब पिता की आदत थी ये कहने की, मैं ये नहीं खरीद सकता। एक पूर्ण विराम, बात खत्म। हाँ, एक ऐसा वाक्य जो दरवाजा बंद कर देता है। ये दिमाग को एक सिग्नल देता है कि अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी पहुंच से बाहर है। लेकिन अमीर पिता, उन्होंने तो इस वाक्य के इस्तेमाल पर ही रोक लगा दी थी। जी। वो जोर देते थे कि सवाल पूछा जाए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? हाँ, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का मामला नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। मैं ये नहीं खरीद सकता एक बयान है जो आपको विक्टिम की भूमिका में डाल देता है, पर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ एक सवाल है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर की भूमिका में डालता है। मतलब दिमाग को काम पर लगा देता है। एग्जैक्टली। ये आपके दिमाग को, जिसे अमीर पिता दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहते थे, काम पर लगा देता है। यह उसे संभावनाएं तलाशने, रचनात्मक होने और समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। लेकिन एक मिनट, क्या इसमें एक खतरा भी नहीं है? मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ पूछने की आदत क्या लोगों को गैर जरूरी चीजों के लिए कर्ज में नहीं डाल सकती? जी। आज की बाय नाउ पे लेटर वाली दुनिया में तो ये बहुत खतरनाक लग सकता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहाँ बारीकी का समझना जरूरी है। अमीर पिता का मतलब ये नहीं था कि बाहर जाकर क्रेडिट कार्ड पर कुछ भी खरीद लो। उनका मतलब था कि अपने दिमाग को उस क्षमता को विकसित करने के लिए ट्रेन करो जिससे तुम उस चीज को खरीद सको। अच्छा, तो ये एक मानसिक व्यायाम था? बिल्कुल। इसका लक्ष्य था वित्तीय मांसपेशियां बनाना। सवाल ये नहीं था कि मैं इसे खरीदने के लिए कर्ज कैसे लूं, बल्कि ये था कि मैं ऐसी कौन सी संपत्ति मतलब एसेट बनाऊं या ऐसा कौन सा मूल्य पैदा करूं जिससे मैं इसे आसानी से खरीद सकूं। ये सोच आपको कमाने और निवेश करने के नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित करती है, न कि सिर्फ खर्च करने के। समझ गया। तो ये एक मानसिकता का बदलाव है, निष्क्रियता से सक्रियता की ओर। और मुझे लगता है कि ये छोटी सी आदत ही बड़े विचारों का दरवाजा खोलती है ना? बिल्कुल। जैसे कि ये सोच के आपको नौकरी करनी है या नौकरी देनी है। हाँ,
ये उसी मानसिकता का अगला स्तर है। एक पिता ने सलाह दी, होप पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। ये एक सुरक्षित रास्ता है, सिस्टम के अंदर काम करने का रास्ता। और वहीं दूसरे पिता ने कहा, खूब पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। मतलब सिस्टम का मालिक बनने का रास्ता। दोनों में शिक्षा का महत्व है, लेकिन शिक्षा का मकसद बिल्कुल अलग है। एक आपको एक अच्छा कर्मचारी बनाना चाहता है और दूसरा एक अच्छा मालिक या निवेशक। और ये जोखिम को लेकर उनकी सोच से सीधे जुड़ता है। गरीब पिता कहते थे, पैसे के मामले में सुरक्षित चलो, जोखिम मत लो। उनका मानना था कि जोखिम से हर कीमत पर बचना चाहिए। जबकि अमीर पिता कहते थे, जोखिम का प्रबंधन करना सीखो। अब ये जोखिम का प्रबंधन, ये सुनने में बड़ा कॉर्पोरेट शब्द लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपना होमवर्क करना। अमीर पिता का मानना था कि जोखिम अज्ञानता से आता है। जो एक व्यक्ति के लिए जुआ है, वह दूसरे के लिए एक सुरक्षित निवेश हो सकता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे व्यक्ति के पास ज्यादा जानकारी और समझ है। जोखिम का प्रबंधन का मतलब है कि आंख बंद करके पैसा न लगाएं। अगर आप किसी स्टॉक में निवेश कर रही हैं, तो क्या आप उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को, उसकी बैलेंस शीट को और उसके भविष्य को समझती हैं? जानकारी आपके जोखिम को कम करती है, इसलिए जोखिम से भागो मत, ज्ञान हासिल करके उसे नियंत्रित करो। तो जोखिम दरअसल ज्ञान की कमी का दूसरा नाम है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और विवादास्पद विचार संपत्ति को लेकर था। एक पिता का मानना था, हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो कि ज्यादातर मध्यम वर्ग का एक मूल विश्वास है ना? बिल्कुल। लेकिन अमीर पिता का मानना था, मेरा घर एक देनदारी है, मतलब लायबिलिटी, और अगर तुम्हारा घर तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है तो तुम मुसीबत में हो। ये बात ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर हमारी संस्कृति में, हजम करना बहुत मुश्किल होगा। मैं समझ सकती हूँ कि यह सुनने में कितना कठोर लगता है। घर का मतलब सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होता, ये सुरक्षा है, एक सामाजिक उपलब्धि है। तो क्या ये सलाह थोड़ी अव्यावहारिक नहीं है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें अमीर पिता की संपत्ति और देनदारी की परिभाषा को देखना होगा। उनकी परिभाषा भावनाओं से परे और पूरी तरह से गणित पर आधारित थी। परिभाषा बहुत सरल थी। संपत्ति यानी एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और देनदारी यानी लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, बस। तो इस परिभाषा के हिसाब से एक घर जिसमें आप रह रहे हैं और जिसके लिए आप होम लोन की किश्तें, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और दूसरे खर्च भर रहे हैं, वो तो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। तो वो क्या हुआ? एक देनदारी। बिल्कुल। अब ये परिभाषा सुनने में जितनी सरल लगती है, उतनी ही क्रांतिकारी है, क्योंकि यह हमें सिखाए गए हर नियम को तोड़ देती है। अमीर पिता का असली सबक ये नहीं था कि घर मत खरीदो। उनका संदेश बहुत ज्यादा सूक्ष्म था। तो क्या था? वो कह रहे थे कि पहले आय पैदा करने वाली संपत्ति बनाओ, जैसे किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स या कोई बिजनेस, और फिर उस संपत्ति से आने वाले कैश फ्लो से अपनी देनदारियां खरीदो, जैसे कि एक बड़ा घर या एक महंगी गाड़ी। अच्छा, मतलब क्रम उलटना ही सबसे बड़ी गलती है। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। वो पहले देनदारियां खरीदते हैं और फिर जिंदगी भर उनके बिल चुकाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। वाह! तो मुद्दा क्या खरीदें ये नहीं है, बल्कि किस क्रम में खरीदें ये है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि विचारों की यही शक्ति उनके शब्दों में भी दिखती थी, जो आखिरकार उनकी हकीकत बन गई। जैसे कि गरीब पिता का वो कहना। हाँ, वो अक्सर कहते थे, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा। और ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गए। जब आप लगातार खुद को ये बताते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपका दिमाग उन सभी कारणों को खोजना शुरू कर देता है जो इस बात को सही साबित करते हैं। राइट। आप अवसर देखना बंद कर देते हैं, आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। दूसरी ओर अमीर पिता खुद को हमेशा अमीर कहते थे, यहां तक कि जब वो एक बड़े वित्तीय झटके के बाद दिवालिया हो गए थे तब भी। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन यहीं पर उन्होंने लेखक को एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया। कंगाल यानी ब्रोक होना अस्थायी है, लेकिन गरीब यानी पुअर होना हमेशा के लिए है। वाह! ये एक बेहद शक्तिशाली विचार है। कंगाल होना आपके बैंक खाते की एक अस्थायी स्थिति है। आज पैसे नहीं है, कल हो सकते हैं। लेकिन गरीब होना एक मानसिकता है, एक स्थायी अवस्था। अमीर पिता के लिए उनकी पहचान उनके बटुए में मौजूद रकम से नहीं, बल्कि उनके दिमाग में मौजूद ज्ञान से तय होती थी। तो दिवालिया होने के बावजूद जिससे वो फिर से धन बना सकते हैं।
उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनका दिमाग था, उनका बैंक बैलेंस नहीं। स्रोत ये भी साफ करता है कि गरीब पिता अपनी आमदनी की वजह से गरीब नहीं थे। एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर उनकी आमदनी काफी अच्छी थी। हाँ, वो अपने विचारों और कामों की वजह से गरीब थे। और ये हमें आज के समय की एक बड़ी समस्या की ओर ले जाता है। उच्च आय वाले गरीब लोग, ऐसे लोग जो कमाते तो बहुत हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लेकिन उनकी वित्तीय समझ कम होती है। मतलब ज्यादा कमाते हैं और उससे भी ज्यादा खर्च करते हैं। बिल्कुल, उनकी जीवन शैली उनकी देनदारियों पर बनी होती है, संपत्तियों पर नहीं। नतीजा, वे हमेशा एक नौकरी से दूसरी नौकरी के लिए भागते रहते हैं, जिसे लेखक चूहे की दौड़ या रैट रेस कहते हैं। और ये हमें सीधे शिक्षा के मुद्दे पर लाता है। लेखक एक बहुत बड़ी कमी की ओर इशारा करते हैं। हमारे स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते। कुछ भी नहीं। वे हमें अकादमिक और पेशेवर कौशल सिखाते हैं, लेकिन वित्तीय कौशल जीरो। और यही वो खाई है जिसमें ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। वे अपने पेशे में विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन वे पैसे के खेल को नहीं समझते। उन्हें पैसा कमाना तो आता है, लेकिन उसे रखना, उसे बढ़ाना और सबसे जरूरी, उसे अपने लिए काम पर लगाना नहीं आता। इसी वजह से दोनों पिताओं ने शिक्षा के अलग अलग रास्तों की सलाह दी। एक पिता, जो खुद उच्च शिक्षित थे, पारंपरिक शिक्षा पर जोर देते थे। डिग्री हासिल करो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ। जबकि दूसरे पिता ने एक अलग तरह की वित्तीय शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने अमीर बनने के लिए पढ़ने पर जोर दिया, ये समझने पर कि पैसा कैसे काम करता है और इसे अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। उनका मंत्र था, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। हाँ, इसका मतलब है ऐसी संपत्ति बनाना जो आपके लिए आय उत्पन्न करे, भले ही आप सक्रिय रूप से काम ना कर रहे हो, जैसे शेयरों से लाभांश, किराए की संपत्ति से आय या बौद्धिक संपदा से रॉयल्टी। यही वित्तीय स्वतंत्रता का असली रास्ता है। और 9 साल की उम्र में उस बच्चे ने अपने अमीर पिता की शिक्षा को सुनने और सीखने का फैसला किया, भले ही उनके अपने पढ़े लिखे पिता इसके खिलाफ थे। ये एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा और साहसिक फैसला रहा होगा। बहुत बड़ा। अपने माता पिता के स्थापित विश्वासों और समाज के बताए रास्ते के खिलाफ जाना आसान नहीं होता। ये एक तरह से अपनी खुद की कहानी लिखने का पहला कदम था। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि हमारी आर्थिक सफलता सिर्फ हमारी डिग्री या तनख्वाह पर नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और वित्तीय शिक्षा पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। ये इस बारे में है कि हम किसकी सलाह सुनते हैं और किन विश्वासों को अपने मन में जगह देते हैं। बिल्कुल, ये हमारी आर्थिक कहानी की कमान अपने हाथ में लेने जैसा है। ये समझने जैसा है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक मंजिल नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है। लेखक अपने इस चुनाव को समझाने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्रसिद्ध कविता द रोड नॉट टेकन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, और जैसा कि कविता कहती है, उसी से उनके जीवन में सारा फर्क आया। ये एक बेहतरीन रूपक है ना? ज्यादातर लोग वही रास्ता चुनते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी करो, सुरक्षित रहो। लेकिन धन सृजन का रास्ता अक्सर कम चला हुआ रास्ता होता है, जिसके लिए अलग तरह की सोच चाहिए और लगातार सीखने की इच्छा और परिकलित जोखिम, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने की हिम्मत चाहिए होती है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। स्रोत में बताया गया है कि अमीर पिता ने 30 वर्षों में लेखक को केवल 6 मुख्य सबक सिखाए हैं। अगर इस पूरी बातचीत का सार ये है कि हमारे विचार हमारी आर्थिक हकीकत को आकार देते हैं, तो पैसे के बारे में ऐसा कौन सा एक विचार या विश्वास है जो हमें अपने परिवार, समाज या स्कूल से मिला हो, जिस पर आज फिर से विचार करना और उसे चुनौती देना शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है।